हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर चैनल द ब्यूटी ऑफ केमिस्ट्री। मैं हूं आपका दोस्त नितेश शर्मा। देखिए स्टूडेंट्स, आपके सामने बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्म्स लिखी हुई हैं आइसोमेरिज्म की। तो लेक्चर को स्टार्ट करने से पहले आपको छोटा सा इंफॉर्मेशन दे दूं। इट इज वेरी हम्बल रिक्वेस्ट टू ईच एंड एवरी वन, डोंट मिस दिस लेक्चर। ईच एंड एवरी सेकंड ऑफ दिस लेक्चर इज सो मच बेनिफिशियल, सो मच हेल्पफुल फॉर ईच एंड एवरी एस्पिरेंट हु इज रिगार्डिंग प्रिपरेशन फॉर द आईआईटी जेईई नीट और हरियाणा पीजीटी स्क्रीनिंग केमिस्ट्री। क्योंकि मैंने ये दिस इज द मोस्ट इंफॉर्मेटिव लेक्चर ऑन द आइसोमेरिज्म। ये आइसोमेरिज्म जो है ना, उसका सबसे इंफॉर्मेटिव लेक्चर उठा के लाया हूं। और इस पूरे लेक्चर के अंदर आप देख पा रहे हो कितनी इंपॉर्टेंट टर्म है। हर एक टर्म के ऊपर आईआईटी जेईई मेंस ने और नीट ने क्वेश्चन पूछा हुआ है, और आपको मैं हर टर्म के ऊपर एक क्वेश्चन बताऊंगा कैसे बकायदा आया हुआ है और आपको कैसे टैकल करना है। तो ये टर्म्स नहीं है, दीज आर द क्वेश्चंस इन इटसेल्फ, अपने आप में एक क्वेश्चंस है। सो लेट्स स्टार्ट वेरी ब्यूटीफुल लेक्चर। मैं एक एक टर्म को एक्सप्लेन करता जाऊंगा और आपको इसके ऊपर क्वेश्चंस भी बताता जाऊंगा, क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्म्स है। इससे पहले हमने पार्ट नंबर 1, 2 और 3 में सब इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म और ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म के बारे में पढ़ लिया है कि हाउ कैन यू प्रिडिक्ट द ऑप्टिकल एक्टिविटी, विच कंपाउंड आर ऑप्टिकली एक्टिव और इनएक्टिव। तो इससे पहले पार्ट 4 और 5 से देखने से पहले आप थोड़ा सा बेसिक पे जाकर बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के ऊपर गो थ्रू हो जाइए, जैसे फंक्शनल आइसोमेरिज्म, मेटामेरिज्म, टॉटोमेरिज्म है, रिंग चेन आइसोमेरिज्म है, ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म की कंडीशंस हैं। उन चीजों को आप एक फ्लो के अंदर पढ़ लेंगे ना पार्ट 1, 2 और 3 के अंदर, तब पार्ट 4 और 5 पे आइए। दिस विल बी सो मच बेनिफिशियल फॉर यू। ठीक है, अब मैं पार्ट 4 और 5 के अंदर जो हमारे 40 या 30 मिनट के ऑलमोस्ट रहेंगे, उसके अंदर मैं सब कुछ कवर कर दूंगा। मतलब आइसोमेरिज्म से एक भी क्वेश्चन आपका बाहर नहीं आएगा, इट इज गारंटेड, आई एश्योर यू। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट वेरी फर्स्ट डेफिनेशन रिगार्डिंग। एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप, ताकि आपको इन फ्यूचर जब प्रिपरेशन करो तो आपको ध्यान रहे कि आइसोमेरिज्म से कोई सा भी टॉपिक आपका मिस ना हो जाए। ठीक है, so just take the screenshot. These are the so much beneficial, so much most important terms used in isomerism, जहां से क्वेश्चन आते ही आते हैं। ठीक है, कैसे आएंगे वो डिस्कस करते हैं। so let's start. so this is very helpful lecture for the each and every aspirants. ठीक है, और पिछले लेक्चर आपको लग रहा होगा कि सर लेक्चर इतने बल्क में बना रहे हैं, कुछ बच्चे तो मेरे को पकड़ ही नहीं पा रहे हैं। इसका मतलब क्या है कि मेरे लेक्चर बनाने की स्पीड तेज है। दिन में 3 लेक्चर भी डाल रहा हूं मैं, कई बार दिन में 2 लेक्चर भी डाल रहा हूं, बच्चे उसको ग्रैब नहीं कर पा रहे हैं। लेकिन मेरा मानना है कि क्रैश कोर्स के अंदर बी अपडेटेड जितना अच्छा रहोगे तो आपको उतना बेनिफिट होगा। ठीक है, सबसे पहले रेसिड्यू मिक्सचर के बारे में बताते हैं। अब देखो, कुछ बच्चे यहाँ पर एक गलती करते हैं कि उनको लगता है कि द फॉर्मेशन ऑफ रेसिड्यू मिक्सचर ही रेसमाइजेशन होता है। ये दोनों टर्म एक डिफरेंट है, दीज आर टू डिफरेंट टर्म्स। एक रेसिड्यू मिक्सचर और रेसमाइजेशन, दीज आर टू डिफरेंट टर्म्स। कुछ बच्चों को लगता है कि रेसिड्यू मिक्सचर का बनना ही रेसमाइजेशन है, लेकिन बता दूं आपको रेसिड्यू मिक्सचर होता क्या है। रेसिड्यू मिक्सचर को रेसिड्यू मॉडिफिकेशन भी कहते हैं। डेफिनेशन पे जाता हूं, पहले डेफिनेशन में क्लियर कर रहा हूं रेसिड्यू मिक्सचर के बारे में। ठीक है, देखो रेसिड्यू मिक्सचर पता क्या होता है, जब किसी कंपाउंड के 2 इनएंशियोमर्स का मतलब होता है डेक्स्ट्रो और लीवो। जैसे मतलब एक कंपाउंड ऑप्टिकली एक्टिव है, उसके 2 आइसोमर्स हैं डेक्स्ट्रो और लीवो। एक रोटेट करता है प्लेन पोलराइट को राइट में, एक रोटेट करता है लेफ्ट में। इसका मतलब है डेक्स्ट्रो और लीवो दोनों एक दूसरे की क्या होती हैं, मिरर इमेज होती है। जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपको एक ब्यूटीफुल एग्जांपल देता हूं। मेरे पास है CHOOH CH2OH। ये मॉलिक्यूल ग्लिसरल्डिहाइड है। क्या है मॉलिक्यूल, ये ग्लिसरल्डिहाइड मॉलिक्यूल है। और ग्लिसरल्डिहाइड मॉलिक्यूल के अंदर यहां पर अगर मैं एक मिरर लगाऊं तो यहां पर इसकी कॉन्फ़िगरेशन क्या बनेगी, H और OH दे बिकम इन्वर्टेड। ये OH इधर आ जाएगा और H इधर और CH2OH। ठीक है, तो अगर ये कॉन्फ़िगरेशन डेक्स्ट्रो है तो दिस कॉन्फ़िगरेशन विल डेफिनेटली बी लीवो। इसका मतलब क्या हुआ, these two isomers, these two compounds, अगर मैं बोलूं तो these are the mirror images of each other। D की मिरर इमेज L है, L की मिरर इमेज D है, but these are two non superimposable mirror image। नॉन सुपरइम्पोजेबल मिरर इमेज होती हैं। तो ध्यान रखना, इनएंशियोमर्स क्या होते हैं, द 2 कंपाउंड्स व्हिच आर नॉन सुपरइम्पोजेबल मिरर इमेज ऑफ ईच अदर, दीज आर कॉल्ड इनएंशियोमर्स। ठीक है, तो जब 2 इनएंशियोमर्स का इक्वल प्रोपोर्शन के अंदर इक्विमोलर मिक्सचर बनाया जाए उसको रेसिड्यू मिक्सचर कहते हैं। क्या बोलते हैं रेसिड्यू मिक्सचर, द इक्विमोलर मिक्सचर ऑफ 2
इनएंशियोमर्स। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट डेफिनेशन याद रखना। इनएंशियोमर मतलब डी और एल फॉर्म, ठीक है। डेक्स्ट्रो प्लस लीवो, डेक्स्ट्रो प्लस लीवो, उसका उन दोनों का अगर इक्विमोलर मिक्सचर बनाया जाए तो उसको बोलते हैं रेस्टिंग मिक्सचर, और दिस इज आल्सो कॉल्ड रेस्टिंग मॉडिफिकेशन, ठीक है। अब आपको एक बहुत ही ब्यूटीफुल टर्म से रिलेट करता हूं, जैसे फॉर एग्जांपल एक कंपाउंड है, अगर मैं कहूं कि मिक्सचर के अंदर 50% डेक्स्ट्रो है एक कंटेनर में और 50% लीवो है, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल 50% लैक्टिक एसिड जो है कंपाउंड, लैक्टिक एसिड होता है CH3CHOH COOH, ये कंपाउंड कायरल कार्बन है। देखिए क्योंकि यहाँ पे जो कार्बन है इट इज कनेक्टेड टू द 4 डिफरेंट ग्रुप्स, भाई ये और ये चारों ग्रुप क्या है, डिफरेंट है। तो अगर कोई कार्बन चारों डिफरेंट ग्रुप से अटैच हो तो उसको क्या कहते हैं, कायरल कार्बन कहते हैं। इसका मतलब अगर मैं किसी कंटेनर के अंदर 50% मॉलिक्यूल्स डेक्स्ट्रो है और 50% मॉलिक्यूल्स हैं वो लीवो है, यहाँ पर 50% लैक्टिक एसिड मॉलिक्यूल की कॉन्फ़िगरेशन डेक्स्ट्रो है और 50% मॉलिक्यूल्स की कॉन्फ़िगरेशन लीवो है, तो अगर इन दोनों को आपस में कंबाइन करेंगे इक्विमोलर अमाउंट में तो उसको बोलते हैं रेस्टिंग मिक्सचर। तो पहला पॉइंट क्लियर हो गया। ये क्वेश्चन नीट ने पूछा हुआ है कि व्हाट इज रेस्टिंग मिक्सचर, तो डेफिनेशन मोस्ट एप्रोप्रिएट क्या होगी, द इक्विमोलर मिक्सचर ऑफ द टू इनएंशियोमर्स। दो इनएंशियोमर्स होते हैं डेक्स्ट्रो और लीवो, दोनों को अगर इक्वल प्रोपोर्शन में मिलाकर ऐड कर दिया जाए किसी कंटेनर में तो उसको बोलते हैं रेस्टिंग मिक्सचर। तो 50% लैक्टिक एसिड हैविंग D configuration and 50% lactic acid having L configuration, these are mixed together in equimolar amount, then the mixture is called what, रेस्टिंग मिक्सचर। तो आपको एक पॉइंट क्लियर हो गया डेफिनेटली। तो रेस्टिंग मिक्सचर वाला पॉइंट आपको क्लियर हो गया। अब आपको एक इंपॉर्टेंट टर्म से रिलेट करता हूं, बहुत ही ब्यूटीफुल क्वेश्चन आता है कि रेस्टिंग मिक्सचर अपने आप में ऑप्टिकली इनएक्टिव है। रेस्टिंग मिक्सचर क्या है, ऑप्टिकली इनएक्टिव होता है। इसका मतलब क्या हुआ, कारण देखो रेस्टिंग मिक्सचर किससे मिलकर बना है, D प्लस L, डेक्स्ट्रो और लीवो, 50% डेक्स्ट्रो 50% लीवो, क्योंकि इक्विमोलर कंसंट्रेशन है। समझ पा रहे हो मेरी बात को। चलिए अब एक पॉइंट से रिलेट करता हूं, जैसे एक कंटेनर में 50% डेक्स्ट्रो मॉलिक्यूल्स है और 50% लीवो मॉलिक्यूल्स है, तो उस कंटेनर में ओवरऑल एक्टिविटी कितनी आएगी, 0 तो आएगी। क्यों, क्योंकि द रोटेशन कोल्ड बाय हाफ ऑफ द मॉलिक्यूल्स इज इक्वली कैंसिल्ड बाय रोटेशन कोल्ड बाय अनदर हाफ ऑफ द मॉलिक्यूल। जैसे एक कंटेनर में मान लीजिए लैक्टिक एसिड के 100 मॉलिक्यूल्स है, उन 100 मॉलिक्यूल्स में से 50 मॉलिक्यूल्स की कॉन्फ़िगरेशन D है डेक्स्ट्रो और 50 मॉलिक्यूल्स की कॉन्फ़िगरेशन लीवो है, ठीक है, L कॉन्फ़िगरेशन। तो 50 मॉलिक्यूल्स जो प्लेन पोलराइड को राइट में रोटेट करेंगे, आते 50 मॉलिक्यूल्स क्या करेंगे, उस प्लेन पोलराइड को लेफ्ट में रोटेट कर देंगे, तो ओवरऑल ऑप्टिकल एक्टिविटी क्या हो गई, 0। तो रेस्टिंग मिक्सचर को ऑप्टिकली एक्टिव क्यों कहते हैं, ऑप्टिकली इनएक्टिव। इसमें एक फिनोमेना काम करता है, उस फिनोमेना का काम नाम है बेटा ड्यू टू एक्सटर्नल कंपनसेशन। किसी को याद हो, मेरा पिछला लेक्चर मैंने एक टर्म डाली थी इंटरनल कंपनसेशन, अब यहां पे एक टर्म डाल रहा हूं एक्सटर्नल कंपनसेशन। ध्यान रखना, दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट टर्म। इसका मतलब मैंने रेसमिक मिक्सचर के साथ साथ एक टर्म क्लियर कर दी, कौन सी, यहां पर आएगी एक टर्म, ये एक्सटर्नल कंपनसेशन। समझ पा रहे हो। इसका मतलब रेस्टिंग मिक्सचर इज ऑप्टिकली इनएक्टिव ड्यू टू एक्सटर्नल कंपनसेशन। एक्सटर्नल कंपनसेशन का मतलब क्या है, बिकर के बाहर है, विद इन द मॉलिक्यूल नहीं हो रही बात, इन बिटवीन टू मॉलिक्यूल्स के बीच में हो रही है, ठीक है। तो द रोटेशन कोल्ड बाय 50% molecules of the dextro is equally nullified or cancelled by the equal and opposite rotation caused by the another 50% levo molecules. So that's why overall optical activity is 0. So resting mixture is optically inactive due to called एक्सटर्नल कंपनसेशन। और आपसे पूछ लिया एक्सटर्नल कंपनसेशन की वजह से रेस्टिंग मिक्सचर ऑप्टिकली इनएक्टिव होते हैं। एक्सटर्नल कंपनसेशन का मीनिंग क्या होता है, व्हेन द रोटेशन कवर्ड बाय वन हाफ ऑफ द मॉलिक्यूल इज इक्वली कैंसिल्ड बाय द अनदर हाफ ऑफ द मॉलिक्यूल, ठीक है। सो दैट्स व्हाई रेस्टिंग मिक्सचर इज ऑप्टिकली इनएक्टिव ड्यू टू एक्सटर्नल कंपनसेशन। तो ये पॉइंट अगर क्लियर हो गया होगा आपको, इसका मतलब मैंने दो डेफिनेशन आपकी क्लियर कर दी, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। चलिए अब मैं रिलेट करता हूं रेस्टिंग मिक्सचर को मैं रिलेट करता हूं एक बहुत ही ब्यूटीफुल टर्म से, जिस टर्म का नाम है
मतलब रेसिंग मिक्सचर, रेसिंग मॉडिफिकेशन, ये टर्म हमारी हो चुकी है, इसको हम रब कर देते हैं। रिजोल्यूशन रेसिंग मिक्सचर का रिवर्स है, मतलब आपने कोई रेसिंग मिक्सचर बना लिया, आपने कोई रेसिंग मिक्सचर बना लिया, तो आप किसी भी फिजिकल, केमिकल और बायोलॉजिकल मेथड से, मतलब आप 3 मेथड अप्लाई कर सकते हो, या तो फिजिकल मेथड या केमिकल मेथड या कोई बायोलॉजिकल मेथड। इन तीनों मेथड को अप्लाई करके आपने किसी रेसिंग मिक्सचर को फिर से D+L में सेपरेट आउट कर दिया, मतलब D और L को इक्विमोलर अमाउंट में जब ऐड करते हैं तब तो क्या बनता है, रेसिंग मिक्सचर। और रेसिंग मिक्सचर को वापस D+L के अंदर सेपरेट आउट करना, इस फिनोमेना का नाम है रिजोल्यूशन। तो टर्म क्लियर हो गया आपको, व्हाट इज रिजोल्यूशन? रिजोल्यूशन क्या होता है? द सेपरेशन ऑफ द रेसिंग मिक्सचर इनटू 2 इंडिविजुअल डेक्स्ट्रो और लिवो आइसोमर्स। मतलब आपके मान लीजिए कंटेनर है, जैसे कंटेनर में 100 मॉलिक्यूल्स है लैक्टिक एसिड के, जिसमें से 50 मॉलिक्यूल मैं कह देता हूं डेक्स्ट्रो है और 50 मॉलिक्यूल्स लिवो है। अगर मैं कोई ऐसा मेथड अप्लाई करूं कि उन 100 मॉलिक्यूल्स में से मैं 50 मॉलिक्यूल्स डेक्स्ट्रो के उस कंटेनर से बाहर निकाल लूं और लिवो के मॉलिक्यूल्स 50 उस कंटेनर के अंदर ही रह जाए, अगर मैं ऐसा मेथड को अप्लाई करूं कि मैं जिसमें रेसिंग मिक्सचर में से डेक्स्ट्रो और लिवो को सेपरेट आउट कर सकूं किसी मेथड के द्वारा, एंड दैट मेथड इज कॉल्ड व्हाट? रिजोल्यूशन। ठीक है, तो रिजोल्यूशन इज जस्ट द अपोजिट प्रोसेस ऑफ रेसिंग मॉडिफिकेशन, दैट इज रेसिंग मिक्सचर। ठीक है, D+L का इक्विमोलर मिक्सचर को ऐड करके बनाना रेसिंग मिक्सचर, रेसिंग मिक्सचर को किसी मेथड के द्वारा D+L में सेपरेट आउट करना, दिस इज कॉल्ड रिजोल्यूशन। ठीक है, ये ध्यान रखेंगे। चलिए, तो 2 टर्म आपकी क्लियर हो गई डेफिनेटली, तो इस टर्म को भी हम रब कर देते हैं, जितनी होती जाएंगी मैं रब करता जाऊंगा। कायरल ए कायरल हमने बता रखा है, ठीक है, कायरल और ए कायरल वर्ड बता रखा है, लेकिन इसके ऊपर क्वेश्चन फिर भी कैसे आए हुए हैं नीट और जेईई मेंस में वो डिस्कस करता हूं। ठीक है, सबसे पहले देखिए कायरल और ए कायरल, हर टर्म एक्सप्लेन करूंगा मैं, आपकी ध्यान से देखते जाना, एक एक टर्म को एक्सप्लेन करेंगे, सारे क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। तो कायरल ए कायरल का मतलब क्या होता है? अगर किसी कंपाउंड में एक कार्बन 4 डिफरेंट ग्रुप से अटैच हो, ठीक है, इफ द कार्बन इज अटैच्ड टू 4 डिफरेंट ग्रुप्स, दैट इट इज कॉल्ड कायरल कार्बन। अगर किसी मॉलिक्यूल में वो कायरल कार्बन प्रेजेंट नहीं है तो उसको ए कायरल बोलेंगे और कंपाउंड ऑप्टिकली इनएक्टिव होगा। मतलब अगर किसी कंपाउंड में ए कायरल कार्बन है तब तो कंपाउंड क्या होगा? ऑप्टिकली इनएक्टिव। और अगर किसी कंपाउंड में एक कायरल सेंटर है तब वो कंपाउंड क्या होगा? ऑप्टिकली एक्टिव। ठीक है, सो अगर हम डिस्कस कर लेते हैं इसके बारे में, जैसे फॉर एग्जांपल आपके पास 2 कंपाउंड दूं मैं, एक है मेरे पास 2-क्लोरोब्यूटेन और एक है ये कंपाउंड, एक है ये कंपाउंड, एक है ये कंपाउंड। ठीक है, इन चारों में से बताना है which compounds are optically active and which compounds are optically inactive। ठीक है, तो सबसे पहले 1 by 1 डिस्कस करते हैं। सबसे पहले इस कंपाउंड में देखिए, इस कंपाउंड में ये जो कार्बन है इट इज अटैच टू 1 2 3 4, चारों डिफरेंट ग्रुप से अटैच है। इसका मतलब ये जो कार्बन है जिसमें मैं स्टार लगा रहा हूं इट इज कायरल कार्बन। ठीक है, तो अगर इस कंपाउंड में चारों डिफरेंट ग्रुप्स है तो इस कंपाउंड में किसी प्रकार की सिमेट्री एलिमेंट नहीं आ सकता, और इसकी जो मिरर इमेज बनेगी वो भी कैसे बनेगी? नॉन सुपर इंपोजिबल। इसका मतलब ये दोनों कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है, दिस कंपाउंड इज ऑप्टिकली एक्टिव। ठीक है, दूसरा डिस्कस करते हैं, दिस इज 2-क्लोरोब्यूटेन। इस कंपाउंड में भी कायरल सेंटर है, अगर आप देख पा रहे हैं तो ये कार्बन देखिए एक तरफ मिथाइल है, एक तरफ इथाइल है, एक तरफ क्लोरो, एक तरफ हाइड्रोजन है, तो दिस इज आल्सो ऑप्टिकली एक्टिव। ये कंपाउंड देखिए, इस कंपाउंड में देखिए इस कार्बन से हाइड्रोजन और क्लोरीन तो डिफरेंट ग्रुप अटैच है, लेकिन इस कार्बन में इधर भी इथाइल है उधर भी क्या है? इथाइल है। इसका मतलब चारों डिफरेंट ग्रुप नहीं है, 2 ग्रुप सेम आ गए, तो कोई 2 ग्रुप भी सेम आ गए तो कंपाउंड ऑप्टिकल एक्टिविटी शो नहीं करेगा, क्योंकि ये कार्बन कायरल नहीं है। इसमें आप यहां से प्लेन पास कर देंगे, ये प्लेन पास हो जाएगा, यहां पर वर्टिकल प्लेन जो इस मॉलिक्यूल को 2 इंडिविजुअल हाफ के अंदर डिवाइड कर देगा, तो दैट्स व्हाई इट इज ऑप्टिकली इनएक्टिव। अब ये देखिए यहां पर मैंने स्पेशल वर्ड लिख दिया मीजो, क्या लिख दिया? मीजो। अब इसमें कंपाउंड में देखिए, इस कंपाउंड का नाम है 2,3-डाइक्लोरो, 2 पे और 3 पे।
2,3 डाइक्लोरोब्यूटेन है और ये कंपाउंड आप कहीं देख पा रहे हो किसी ना किसी तरीके से क्या है, सिमेट्रिकल है, किसी ना किसी तरीके से क्या है, सिमेट्रिकल है। तो यहां से आप देखिए अगर मैं यहाँ पे मिरर लगा दूं तो इस क्लोरीन की मिरर इमेज कहां बनेगी, यहां पर। इस CH3 की मिरर इमेज कहां बनेगी, यहां पर। तो डेफिनेटली इस कंपाउंड के अंदर इस मॉलिक्यूल का आधा हाफ उस दूसरे हाफ की क्या है, मिरर इमेज है। तो मीजो कंपाउंड्स क्या है, ऑप्टिकली इनएक्टिव होते हैं। इसका मतलब मीजो कंपाउंड्स को मैं यहीं पे एक्सप्लेन कर देता हूं। इसका मतलब मीजो कंपाउंड के बारे में मेरी बात भी क्लियर हो जाएगी। चलिए देखते हैं, आपको बता दूं मीजो कंपाउंड्स को पहचानते कहते हैं। पहले तो इस बात देखिए, अगर किसी कंपाउंड के अंदर जैसे ये है CH3 Cl Cl और CH3, ठीक है, टर्मिनल ग्रुप सेम होंगे, इसका मतलब मॉलिक्यूल में सिमेट्री आएगी। दो कायरल सेंटर है, मतलब इस कंपाउंड में देखो ये कार्बन 1 2 3 4 ग्रुप अलग अलग ग्रुप है। इस कार्बन की भी देखिए 1 2 3 4 चारों ग्रुप अलग है। इसका मतलब इस कंपाउंड में दो कायरल सेंटर है, फिर भी ये कंपाउंड ऑप्टिकली इनएक्टिव है, क्योंकि इस मॉलिक्यूल में यहां पर ये जो सिमेट्री है दिस इज कॉल्ड प्लेन ऑफ सिमेट्री, ठीक है। इस मॉलिक्यूल में क्या है, प्लेन ऑफ सिमेट्री, और प्लेन ऑफ सिमेट्री की वजह से ये कंपाउंड ऑप्टिकली इनएक्टिव है, और ऐसे कंपाउंड को मीजो कंपाउंड कहते हैं। तो मीजो कंपाउंड को कैसे पहचानोगे, अगर किसी कंपाउंड में, ध्यान रखना, अगर किसी कंपाउंड में दो कायरल सेंटर हो, ठीक है, जैसे तो मोस्टली दो कायरल सेंटर तक ही, दो स्टीरियो सेंटर तक ही आता है 11 12 के अंदर, अपर लेवल पे आ सकता है, आगे ध्यान रखेंगे। अगर किसी कंपाउंड में सिमेट्री एलिमेंट पास हो जाए, प्लेन ऑफ सिमेट्री, और वो मॉलिक्यूल को, और प्लेन ऑफ सिमेट्री भी कैसे पास होना चाहिए, प्लेन ऑफ सिमेट्री ऐसे पास हो कि एक मॉलिक्यूल का आधा हाफ दूसरे हाफ की मिरर इमेज नजर आए। मतलब इस मॉलिक्यूल में यहां पर अगर मिरर लगा दूं तो इस मॉलिक्यूल का ये हाफ, आधा हाफ उस दूसरे हाफ की क्या होगी, मिरर इमेज। तो ऐसे कंपाउंड को बोलते हैं मीजो कंपाउंड्स, ठीक है। जो कंपाउंड सिमेट्रिकल हो, प्लेन ऑफ सिमेट्री पास हो जाए, एक मॉलिक्यूल का वन हाफ दूसरे हाफ की मिरर इमेज हो, तो ऐसे केस में हम क्या बोलेंगे, ये कंपाउंड दो कायरल सेंटर होने के बावजूद भी ऑप्टिकली इनएक्टिव है। ऐसे कंपाउंड को स्पेशल नाम देते हैं, दैट इज कॉल्ड मीजो। तो इस कंपाउंड में, इस कंपाउंड का नाम लिखने से पहले मीजो वर्ड लिख देंगे। तो इस कंपाउंड का नाम है मीजो 2,3 डाइक्लोरो, मीजो 2,3 डाइक्लोरोब्यूटेन बोलेंगे इसको। तो दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन फॉर द एग्जाम। और मीजो कंपाउंड्स ऑप्टिकली इनएक्टिव होते हैं, although they have two chiral center but still these are optically inactive। क्यों? ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ प्लेन ऑफ सिमेट्री। और मीजो कंपाउंड्स के ऑप्टिकली इनएक्टिव होने का, मीजो कंपाउंड्स को क्या बोला है मैंने, ऑप्टिकली, मतलब पिछले जो जितने भी लेक्चर लिए हैं मैंने सारा उनका निचोड़ मैं इसी लेक्चर में डाल रहा हूं, क्योंकि मैं मीजो मैंने पढ़ चुका हूं, मीजो पिछले लेक्चर बता दिया, लेकिन फिर से क्यों बता रहा हूं, क्योंकि जो बच्चे दोबारा नए तरीके से देख रहे हैं, मैंने बोला है कि पूरे आइसोमेरिज्म का निचोड़ हम एक ही लेक्चर में रखेंगे, 2 लेक्चर में, तो ये आपको ध्यान समझना है। मीजो कंपाउंड्स को पहचानना कैसे है, एक कंपाउंड में एक से ज्यादा कायरल सेंटर हो, एक मॉलिक्यूल का आधा हाफ दूसरे हाफ की मिरर इमेज हो, कंपाउंड में कायरल सेंटर होने के बावजूद भी कंपाउंड कैसा हो, ऑप्टिकली इनएक्टिव हो। क्यों? क्योंकि उसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री आ गई है। और मीजो कंपाउंड्स के ऑप्टिकली इनएक्टिव होने की वजह से एक बहुत इंपॉर्टेंट कारण जुड़ा हुआ है, उस कारण का नाम है इंटरनल कंपनसेशन। क्लियर होगी बात, ये बिल्कुल डेफिनेटली इस बात को गांठ बांध लो कि इंटरनल, देखो मैंने 2 टर्म बताई थी, इससे पहले बताई थी एक्सटर्नल कंपनसेशन। देखो रेस्टरिंग मिक्सचर ऑप्टिकली इनएक्टिव होता है ड्यू टू एक्सटर्नल कंपनसेशन। क्यों? बिकॉज रोटेशन कोड बाय 50% डेक्स्ट्रो मॉलिक्यूल्स इज इक्वली कैंसिल्ड बाय द 50% लीवो मॉलिक्यूल्स, क्योंकि वो बीकर के अंदर हो रहा है, एक्सटर्नल लेवल पर हो रहा है, इसलिए उसको बोलते हैं एक्सटर्नल कंपनसेशन, ठीक है। अब ये मीजो कंपाउंड्स दो कायरल सेंटर होने के बावजूद भी ऑप्टिकली इनएक्टिव है, इस फिनोमेना का नाम है इंटरनल कंपनसेशन, क्योंकि ये मॉलिक्यूल के अंदर विद इन इटसेल्फ हो रहा है, विद इन द मॉलिक्यूल, इसलिए इसको इंटरनल कंपनसेशन बोला है, क्योंकि इस मॉलिक्यूल के एक हाफ ने दूसरे हाफ को कंपनसेट कर दिया इंटरनली। समझ में आ गया? तो इसको बोलते हैं। तो हम क्या बोलेंगे, फिर से पूरा रिकैप दे देता हूं, मीजो कंपाउंड्स आर ऑप्टिकली इनएक्टिव ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ प्लेन ऑफ सिमेट्री, ऑल्दो दे हैव कायरल सेंटर्स, ठीक है। क्यों? ड्यू टू फिनोमेना ऑफ इंटरनल कंपनसेशन। एंड व्हाट इज इंटरनल कंपनसेशन? इंटरनल कंपनसेशन इज द फिनोमेना इन विच one half of the molecule is the mirror image of another half of the molecule, so the rotation code by one half of the molecule is equally cancelled by another half of the molecule। मतलब एक हाफ जितनी रोटेशन देगा
उस मॉलिक्यूल का दूसरा हाफ उतनी ही अपोजिट में रोटेशन दे देगा। इस फिनोमेना का नाम है इंटरनल कंपनसेशन। ठीक है, सो रेसिक मिक्सचर इज ऑप्टिकली इनएक्टिव ड्यू टू एक्सटर्नल कंपनसेशन एंड मीजो कंपाउंड्स आर ऑप्टिकली इनएक्टिव ड्यू टू इंटरनल कंपनसेशन। ठीक है, तो ये पॉइंट आप दोनों क्लियर रखेंगे। तो दिस इज ऑल अबाउट द सम इंपॉर्टेंट टर्म्स। अब तो कौन कौन सी टर्म हमने क्लियर कर दी? रेसिक मिक्सचर क्लियर कर दिया, उसको रेसिक मॉडिफिकेशन भी कहते हैं। रेसिक मिक्सचर का उल्टा होता है रिजोल्यूशन, ये भी क्लियर कर दिया। रेसिक मिक्सचर ऑप्टिकली इनएक्टिव क्यों होते हैं? एक्सटर्नल कंपनसेशन की वजह से, वो भी क्लियर हो गया। फिर हमने स्पेशल डिस्कस किया मीजो कंपाउंड्स के बारे में। मीजो कंपाउंड्स कायरल सेंटर होने के बावजूद भी ऑप्टिकली इनएक्टिव क्यों होते हैं? ड्यू टू इंटरनल कंपनसेशन। ठीक है, ये सारी बातें हमने क्लियर कर ली। ठीक है, चलिए सुनना बहुत इंपॉर्टेंट है। जिसने मेरी बातें बिल्कुल गौर से सुनी है देन ही विल डेफिनेटली लाइक दिस लेक्चर। ठीक है, तो हमारी कौन कौन सी टर्म क्लियर हो गई? कायरल, एक कायरल बता दिया मैंने। अब यहां पर आ जाइए, इंटरनल कंपनसेशन भी हो गया, एक्सटर्नल भी हो गया, तो इन दोनों टर्म को भी हम मिटा देते हैं। देखो ऐसे वर्ड याद रखना, MIRE, री, MIRE। मीजो कंपाउंड्स में इंटरनल कंपनसेशन होता है और रेसिक मिक्सचर में एक्सटर्नल कंपनसेशन होता है। MIRE, MIRE, ऐसे वर्ड याद रखोगे तो ऑटोमेटिकली आपको याद रहेगा, ताकि एग्जाम के लिए आपको प्रिपेयर रहना है। कायरलिटी, एक कायरलिटी भी हो गया। कंपाउंड में कायरल सेंटर ना हो तो एक कायरल होता है वो। जैसे एक कायरल का कोई एग्जांपल दूं आपको सामने में, एक और ये कंपाउंड है। वैसे इस कंपाउंड में इस कार्बन को मैं प्रो कायरल कार्बन कह सकता हूं। भाई कायरल होने से पहले जो चीज होती है ना, उसको प्रो कायरल कहते हैं। आपसे ये भी पूछ सकते हैं, इन चारों कंपाउंड, इस कंपाउंड में से, इस कंपाउंड में, जैसे मैं एक बहुत ही ब्यूटीफुल एग्जांपल लेता हूं आपको, प्रोपेनोइक एसिड। प्रोपेनोइक एसिड है, तो प्रोपेनोइक एसिड में जो सेकंड कार्बन है ना, इसको बोलते हैं प्रो कायरल कार्बन। प्रो कायरल कार्बन पता क्या होता है? कायरलिटी से एक स्टेज पहले। मतलब अगर इन दोनों हाइड्रोजन में से एक हाइड्रोजन को, अगर इन दोनों हाइड्रोजन में से मैं एक हाइड्रोजन को किसी अदर देन हाइड्रोजन एटम से रिप्लेस कर दूं ना, तो ये कंपाउंड कायरल हो जाएगा, ऑप्टिकली एक्टिव हो जाएगा। तो देखो इसे मैं कह देता हूं रिप्लेस हाइड्रोजन विद OH। इसमें एक हाइड्रोजन को OH से रिप्लेस कर दो तो क्या बन जाएगा? CH3CHOH COOH। तो इस कंपाउंड में देखिए चारों ग्रुप डिफरेंट हो गए, 1 2 3 4, और ये कंपाउंड क्या बन गया? लैक्टिक एसिड। प्रोपेनोइक एसिड से बन गया लैक्टिक एसिड। इसका मतलब बहुत ही ब्यूटीफुल कॉन्सेप्ट यहाँ पे सामने आया है कि अगर कोई कंपाउंड कायरल ना हो, लेकिन कायरल होने से एक स्टेज पीछे हो, मतलब उसमें अगर किसी भी एक एटम को दूसरे एटम से रिप्लेस कर दिया जाए और वो कायरल हो जाए, इसका मतलब ये प्रूव हो गया कि उसको बोलते हैं प्रो कायरल कंपाउंड। प्रो कायरलिटी या प्रो कायरल। ठीक है, ऐसे आ गया। इसका मतलब प्रोपेनोइक एसिड के अंदर सेकंड कार्बन जो होता है वो प्रो कायरल कार्बन होता है। चलिए अब बताते हैं रेसमाइजेशन। रेसमाइजेशन क्या होता है फिर हम डिस्कस करेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट टर्म। मीजो कंपाउंड भी हो चुका है, मीजो कंपाउंड भी हो चुका। ठीक है, रेसमाइजेशन डिस्कस कर लेते हैं, फिर ये बाकी जो टर्म बचेंगी उनको हम अगले लेक्चर में डिस्कस करेंगे। रेसमाइजेशन, रिटेंशन और इन्वर्जन, ये डिस्कस कर लेते हैं। रेसमाइजेशन, रिटेंशन और इन्वर्जन, चलिए ये बातें डिस्कस कर लेते हैं, बाकी मैं रब कर देता हूँ क्योंकि लेक्चर को लेंथी नहीं करना है। ये बातें डिस्कस कर लेते हैं, बाकी जो बचेंगी अगले लेक्चर में लेंगे। ये तीन टर्म देखते हैं, रेसमाइजेशन, रिटेंशन और इन्वर्जन। देखिए क्या है इनके बारे में खास बात। रेसमाइजेशन समझाता हूं। मैंने कहा था पहले तो रेसमाइजेशन को रेसिक मिक्सचर से रिलेट मत करना। मोस्टली बच्चों को लगता है कि द फॉर्मेशन ऑफ रेसिक मिक्सचर इज रेसमाइजेशन, लेकिन नहीं है। रेसिक मिक्सचर का मतलब रेसमाइजेशन पता क्या होता है? मैं तो आपको बता दूं, बहुत ही ब्यूटीफुल पॉइंट आता है यहाँ पर कि जो रेसमाइजेशन है ना, रेसमाइजेशन इट इज द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ SN1 रिएक्शन। मोस्टली बच्चों ने पढ़ रखी होगी द रिएक्शन इन केस ऑफ हेलो अल्केन्स व्हिच टेक्स प्लेस थ्रू द स्टेबल कार्बोकैटायन दैट इज कॉल्ड SN1 रिएक्शन। क्योंकि SN1 रिएक्शन में रिएक्शन इंटरमीडिएट क्या बनता है? कार्बोकैटायन बनता है। तो उसमें SN1 रिएक्शन में पढ़ते हैं हम क्या होता है? रेसमाइजेशन होता है। तो बहुत ही ब्यूटीफुल कॉन्सेप्ट से रिलेट करता हूं मैं आपको, देखिए बड़ा ध्यान से। जैसे मान लीजिए कंपाउंड है, देखना ध्यान से, एक कंपाउंड है CH3 C2H5
ये देखो तो दिस इज 2 क्लोरोब्यूटेन। क्या है कंपाउंड? 2 क्लोरोब्यूटेन। ठीक है, अब इसकी एक कॉन्फ़िगरेशन को अज्यूम कर लेता हूं। ठीक है, एक कॉन्फ़िगरेशन को अज्यूम कर लेता हूं। वैसे तो मैं आरएस कॉन्फ़िगरेशन इसमें लिखाने सिखा सकता हूं मैं, लेकिन मैं आरएस कॉन्फ़िगरेशन के ऊपर, सिस ट्रांस नोमेनक्लेचर के ऊपर, ईजेड नोमेनक्लेचर के ऊपर और इन नोमेनक्लेचर के ऊपर मैं स्पेशल अलग से दूसरी क्लास लेना चाह रहा हूं। वैसे ही मैं ही आपको आरएस नोमेनक्लेचर निकालना थोड़ा सा सिखा देता हूं। देखो इसमें क्या होता है, अगर जिस कार्बन से चारों डिफरेंट ग्रुप अटैच होते हैं ना, उसमें कार्बन पे ना प्रायोरिटी दे देते हैं। क्या दे देते हैं? प्रायोरिटी। और प्रायोरिटी इज गिवन ऑन द बेसिस ऑफ एटॉमिक नंबर। ठीक है, अब बताइए इस कार्बन पे जो चारों डिफरेंट ग्रुप अटैच है उसमें हाईएस्ट एटॉमिक नंबर किसका है? क्लोरीन का है ना, क्योंकि कार्बन हाइड्रोजन क्लोरीन, हाईएस्ट एटॉमिक नंबर किसका है? क्लोरीन का। तो जिसकी हाईएस्ट एटॉमिक नंबर होता है उसको मिलती है प्रायोरिटी नंबर 1, इसको मिल गई फर्स्ट प्रायोरिटी। ठीक है, उसके बाद देखिए CH3 बल्कि ग्रुप है या C2H5, क्योंकि CH3 में तो एक कार्बन है, C2H5 में क्या है? एक कार्बन। जब एक कार्बन के देखो दोनों का एटॉमिक नंबर सेम है, जब एटॉमिक नंबर सेम हो जाए तो उसके अंदर सेकंड कार्बन की ऐड हो जाता है, तो अब ये 2 कार्बन ऐड हो गए, तो बल्कि ग्रुप ये है, तो इसकी प्रायोरिटी कितनी हो गई? 2, इसकी प्रायोरिटी कितनी हो गई? 3, और इसकी प्रायोरिटी कितनी हो गई? 4। ठीक है, अब क्या करना होता है? 1 2 3 ये रोटेशन दे देते हैं इस कार्बन के अंदर। 1 फर्स्ट प्रायोरिटी ग्रुप, सेकंड प्रायोरिटी ग्रुप और थर्ड प्रायोरिटी ग्रुप। इसमें रोटेशन देके देखो, रोटेशन कैसे जा रही है? देखो एंटी क्लॉकवाइज, क्योंकि क्लॉकवाइज तो ये होता है और ऐसे चले तो एंटी क्लॉकवाइज, तो एंटी क्लॉकवाइज चल रहे हैं ना। और फोर्थ प्रायोरिटी ग्रुप देखो बिलो द प्लेन है, ये रूल है CIP रूल कहते हैं इसको, CIP रूल। ये 3 साइंटिस्ट ने मिलकर दिया था, C फॉर काहन, I फॉर इनगोल्ड, P फॉर प्रीलोग। यह है काहन इनगोल्ड प्रीलोग रूल। ये रूल क्या कहता है कि जो कार्बन कायरल होता है उसके अराउंड अगर हमें कॉन्फ़िगरेशन निकालनी हो, R कॉन्फ़िगरेशन या S कॉन्फ़िगरेशन, R वर्ड स्टैंड फॉर रेक्टस एंड S वर्ड स्टैंड फॉर सिनिस्टर। ये भी ध्यान रखना है आपको, रेक्टस, R कॉन्फ़िगरेशन को रेक्टस कहते हैं और S को सिनिस्टर कहते हैं। R मींस फॉर क्लॉकवाइज एंड S मींस फॉर एंटी क्लॉकवाइज। ठीक है, और कंडीशन क्या है CIP रूल की कि द फोर्थ प्रायोरिटी ग्रुप शुड बी बिलो द प्लेन। ध्यान रखना है बात। ठीक है, तो पहले प्रायोरिटी दी, एटॉमिक नंबर के अकॉर्डिंग प्रायोरिटी दी 1 2 3 और रोटेशन करके देख ली, रोटेशन क्या आई? क्लॉकवाइज। फोर्थ प्रायोरिटी ग्रुप क्या है? बिलो द प्लेन। तो रोटेशन अगर एंटी क्लॉकवाइज है तो कॉन्फ़िगरेशन क्या आएगी? S। तो ये कौन सा S कॉन्फ़िगरेशन है? 2 क्लोरोब्यूटेन की। क्लियर है बात? बिल्कुल डेफिनेटली क्लियर होनी चाहिए आपको। चलिए अब डिस्कस करते हैं बहुत ही ब्यूटीफुल लॉजिक के साथ। अगर इस कंपाउंड की रिएक्शन एक्वस NaOH के साथ हो जाए तो अब होगी न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। बड़ा ध्यान से समझना, बहुत ही क्लियरली एक्सप्लेन करूंगा आपको आज SN1 रिएक्शन वास्तव में उसके पीछे क्या स्टीरियोकेमिस्ट्री है SN1 रिएक्शन के पीछे। ठीक है, अब क्या होगा? अब SN1 रिएक्शन देखो मोस्ट प्रोबेबली तो कैसे पढ़ते हैं कि सर हमने पढ़ा रखा है आपने कि जब 2 क्लोरोब्यूटेन होता है उसके अंदर एक्वस NaOH पास कर दे तो Cl नेगेटिव इज रिप्लेस्ड बाय OH नेगेटिव। हम ये पढ़ लेते हैं कि 2 ब्यूटेन 2 बनता है, लेकिन ब्यूटेन 2 भी तो अपने आप में ऑप्टिकली एक्टिव है, बस ClOH से रिप्लेस ही तो हुआ है। लेकिन Cl नेगेटिव जब हटेगा तो यहाँ पे क्या बनेगा? कार्बोकैटायन, और कार्बोकैटायन क्या होता है? प्लेनर होता है। सो द इनकमिंग न्यूक्लियोफाइल दैट इज OH नेगेटिव इट कैन अटैक फ्रॉम फ्रंट साइड एज वेल एज अटैक फ्रॉम बैक साइड। तो ऑब्वियस सी बात है, देखिए बड़े ध्यान से, ये 2 क्लोरोब्यूटेन की S कॉन्फ़िगरेशन है। अब मैं बाकी कॉन्फ़िगरेशन बना के दिखाता हूं। इसकी रिएक्शन किससे हुई? एक्वस NaOH से। तो इसमें न्यूक्लियोफाइल कौन है? OH नेगेटिव। अब OH नेगेटिव क्या कर सकता है? Cl नेगेटिव को रिप्लेस करेगा, और Cl नेगेटिव को रिप्लेस करने के 2 तरीके हैं। कारण क्योंकि ये न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है, और ये कार्बन जैसे रिमूव होगा, ये Cl नेगेटिव जैसे रिमूव होगा, जैसे मैंने यहां पर कर दिया, तो यहां पर क्या बनेगा? कार्बोकैटायन। कार्बोकैटायन क्या होती है? प्लेनर स्पीसीज। तो प्लेनर स्पीसीज के अंदर क्या होता है? द इनकमिंग न्यूक्लियोफाइल दैट इज OH नेगेटिव इट कैन अटैक फ्रॉम फ्रंट साइड एज वेल एज अटैक फ्रॉम बैक साइड। तो यहाँ पे 2 कॉन्फ़िगरेशन बनेगी। तो कैसे बनेगी? ध्यान से देखिए, OH नेगेटिव कैसे अटैक कर सकता है? तो एक कॉन्फ़िगरेशन तो आपके सामने सीधी बना देता हूं मैं। ये है CH2CH3
देखो H बिलो द प्लेन है, H को बिलो द प्लेन ही रहने देते हैं। Cl क्या है? अबो द प्लेन। तो Cl पहले अबो द प्लेन हटा और OH भी अबो द प्लेन आया। OH भी क्या आया? अबो द प्लेन। तो कॉन्फ़िगरेशन में चेंज आया? बिल्कुल भी नहीं आया। बस क्या हुआ, देखो CH3 वहां था, CH3 वही है, C2H5 वही था, C2H5 वही था, H बिलो द प्लेन है, H बिलो द प्लेन है, Cl क्या है? अबो द प्लेन, तो OH भी अबो द प्लेन आया। तो अगर ये कॉन्फ़िगरेशन S है तो ये भी कॉन्फ़िगरेशन S आनी चाहिए। अगर ये डेक्स्ट्रो है तो ये भी डेक्स्ट्रो ही आनी चाहिए भाई। देखो प्रूव करते हैं, निकाल के दिखाता हूं। क्या करो, RS कॉन्फ़िगरेशन करके देख लो। अगर ये S है, अगर ये भी S आ जाती है, इसका मतलब प्रूव हो गया। देयर इज ए वेरी इंपॉर्टेंट फिनोमेना, दिस इज कॉल्ड रिटेंशन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन। इट मींस when the optically activity it remains same even after reaction। अगर किसी सबस्ट्रेट पे रिएक्शन होने के बाद भी उस कंपाउंड में कायरल कार्बन जो होता है उसके अराउंड कॉन्फ़िगरेशन चेंज ना हो, सेम रहे, दैट इज कॉल्ड रिटेंशन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन। This is very important phenomena. If the optical activity around a chiral carbon, if the configuration around a chiral carbon, it remains same even after the reaction, this is called retention of configuration. Retention word कैसे याद रखोगे? Retention word comes from the retain. जो चीज रिटेन रहे वो रिटेंशन। ठीक है, चलिए तो अब क्या कहेंगे, Cl की जगह OH आ गया, प्रायोरिटी वही रहेगी। देखो 1 2 3, अभी भी रोटेशन क्या है? एंटी क्लॉकवाइज। फोर्थ प्रायोरिटी ग्रुप क्या है? बिलो द प्लेन। तो CIP रूल फॉलो हो गया, कॉन्फ़िगरेशन हमें प्रायोरिटी भी दे दी, फोर्थ प्रायोरिटी ग्रुप बिलो द प्लेन है, रोटेशन क्या है? एंटी क्लॉकवाइज, तो S कॉन्फ़िगरेशन आएगी। तो ये कंपाउंड रिटेंशन तो शो कर ही रहा है। पहले क्या था? S2 क्लोरोब्यूटेन, तो अभी भी रहेगा S, लेकिन अब क्या हो जाएगा? ब्यूटेन टू ऑल, S ब्यूटेन टू ऑल। अब दूसरी बात सुनिए, ये तो कार्बोकेटाइन बना है, कार्बोकेटाइन में इनकमिंग न्यूक्लियोफाइल ने वहीं से अटैक किया जहां से लिविंग ग्रुप ने निकला था। लिविंग ग्रुप मान लीजिए, मैं कह दूं लिविंग ग्रुप अबो द प्लेन हटा है, तो जो इनकमिंग न्यूक्लियोफाइल है वो अबो द प्लेन ही चला गया, मतलब कॉन्फ़िगरेशन रिमेन सेम। लेकिन कार्बोकेटाइन बनने के बाद लिविंग ग्रुप अगर अबो द प्लेन हटा और इनकमिंग न्यूक्लियोफाइल आ गया बिलो द प्लेन, तो कॉन्फ़िगरेशन क्या बनेगी? तो देखिए ये हो जाएगा CH3 C2H5। अब यहां पे देखो क्या चेंज आएगा, Cl क्या था पहले? अबो द प्लेन, यहां पे ये तो हो जाएगा H तो क्या था पहले? बिलो द प्लेन, अब हो जाएगा अबो द प्लेन। और Cl यहां पर क्या था? Cl क्या था यहां पे? अबो द प्लेन, तो OH क्या हो जाएगा? बिलो द प्लेन। समझ गया फंडा? इसका मतलब ये कॉन्फ़िगरेशन अगर S है तो सर ये कॉन्फ़िगरेशन हमें R होनी चाहिए, क्योंकि ऑप्टिकल एक्टिविटी क्या हो गई है? चेंज हो गई है। तो अगर ये रिटेंशन है तो डेफिनेटली यहां पर क्या हुआ है? इन्वर्जन। इन्वर्जन वर्ड कहां से आया है? इन्वर्ट। इन्वर्ट का मतलब क्या होता है? उल्टा कर देना। इन्वर्ट का मतलब क्या होता है? उल्टा कर देना। तो अगर ये S के साथ 2 क्लोरोब्यूटेन है तो रिटेंशन में तो S ब्यूटेन टू ऑल ही रहेगा, लेकिन ये क्या बनेगा? R ब्यूटेन टू ऑल। दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग, प्रूव करके दिखाते हैं। देखो CIP रूल क्या कहता है? प्रायोरिटी दीजिए, प्रायोरिटी देने के बाद 1 2 3 प्रायोरिटी देने के बाद फोर्थ प्रायोरिटी ग्रुप क्या होना चाहिए? बिलो द प्लेन। फोर्थ प्रायोरिटी ग्रुप बिलो द प्लेन होना चाहिए। लेकिन ध्यान रखना, अगर CIP रूल फॉलो ना हो, CIP रूल क्या कहता है? काहन इंगोल्ड प्रीलोग, फोर्थ प्रायोरिटी ग्रुप बिलो द प्लेन होना चाहिए। लेकिन ध्यान रखना, अगर फोर्थ प्रायोरिटी ग्रुप अबो द प्लेन चला जाए, कहां चला जाए? अबो द प्लेन चला जाए, तो S कॉन्फ़िगरेशन R हो जाती है, R कॉन्फ़िगरेशन S हो जाती है। ध्यान रखना, और इस एक्सेप्शन को बोलते हैं गोल्डन रूल। CIP रूल का एक्सेप्शन है कि 1 2 3 प्रायोरिटी दो, समझ में आ गया? 1 2 3 प्रायोरिटी देने के बाद अगर क्लॉकवाइज है तो R, एंटी क्लॉकवाइज है तो S। लेकिन अगर फोर्थ प्रायोरिटी ग्रुप किसी केस में अगर बिलो द प्लेन ना आए, अबो द प्लेन आ जाए, जैसे ये रहा,
फोर्थ प्रायोरिटी ग्रुप, यहाँ पे प्रायोरिटी 1, प्रायोरिटी 2, प्रायोरिटी 3, फोर्थ प्रायोरिटी ग्रुप क्या आ गया, अबोव द प्लेन। ठीक है, तो अगर फोर्थ प्रायोरिटी ग्रुप अबोव द प्लेन आ जाए तो यहाँ पे लग जाएगा गोल्डन रूल, और गोल्डन रूल क्या कहता है, कॉन्फ़िगरेशन चेंज हो जाती है, एस आर बन जाता है, आर एस बन जाता है, ध्यान रखना बहुत ही इंपॉर्टेंट। ठीक है, तो 1 2 3 कॉन्फ़िगरेशन क्लॉकवाइज रोटेशन, कैसी रोटेशन है, एंटी क्लॉकवाइज, तो आना तो क्या चाहिए, एस, लेकिन फोर्थ प्रायोरिटी ग्रुप क्या है, अबोव द प्लेन, नॉट बिलो द प्लेन, तो अबोव द प्लेन है तो गोल्डन रूल लग गया, तो एस का क्या बन जाएगा, आर। आगे फंडा समझ में। तो इस रिएक्शन में क्या हुआ, मैंने एक कंपाउंड का एक ऑप्टिकली एक्टिव आइसोमर लिया था, क्या लिया था भाई, ब्यूटेन टू ओल अपने आप में, डेक्स्ट्रो है ना, और डेक्स्ट्रो मतलब एस कॉन्फ़िगरेशन, तो 2-क्लोरोब्यूटेन अपने आप में क्या है, ऑप्टिकली एक्टिव। तो किसी भी कंपाउंड के एक ऑप्टिकली एक्टिव आइसोमर से रेसिन मिक्सचर का बनना रेसमाइजेशन कहलाता है, ये है रेसमाइजेशन। और रेसिन मिक्सचर क्या था, रेसिन मिक्सचर क्या था कि डेक्स्ट्रो और लिवो का इक्विमोलर अमाउंट में मिक्स होना, इक्विमोलर अमाउंट में, तो वो होता है, क्योंकि वहां पर इक्विमोलर अमाउंट में रेसिन मिक्सचर बनता है ना, उसको भी पीछे भी लॉजिक बताता हूं दोस्तों, बड़े ध्यान से सुना लेक्चर को। रेसमाइजेशन, एक्चुअली रेसमाइजेशन दो तरीके का होता है, आपको पता हो तो, रेसमाइजेशन एक होता है पार्शियल रेसमाइजेशन और एक होता है कंप्लीट रेसमाइजेशन। फॉर योर काइंड इंफॉर्मेशन आपको बता दूं, रेसमाइजेशन का मतलब होता है इसमें डेक्स्ट्रो और लिवो का मिक्सचर है, तो अगर डेक्स्ट्रो और लिवो का मिक्सचर बिल्कुल इक्वल अमाउंट में हो, 50-50, 50% डेक्स्ट्रो और 50% लिवो, अगर दोनों की अमाउंट सेम हो तब तक तो बोलते हैं दोनों का बंटवारा इक्वल हुआ है, किसी के बीच में कोई अन्याय नहीं हुआ, कोई इनजस्टिस नहीं हुई, ऐसे को बोलते हैं कंप्लीट रेसमाइजेशन। तो 50 डेक्स्ट्रो 50 लिवो हो तो दिस इज कॉल्ड कंप्लीट रेसमाइजेशन। लेकिन डेक्स्ट्रो और लिवो में से अगर एक कंपाउंड मेजर हो, एक कंपाउंड माइनर हो, मतलब डेक्स्ट्रो ज्यादा बन गया, लिवो कम रह गया, लिवो ज्यादा बन गया, डेक्स्ट्रो कम रह गया, मतलब 50-50 ना होकर 60-40, 70-30, 80-20 ये हो जाए तो उसको बोलते हैं पार्शियल रेसमाइजेशन। और मैं आपको बता दूं, SN1 रिएक्शन के अंदर मोस्टली बच्चों को लगता है रेसिन मिक्सचर जो बनता है वो कंप्लीट रेसमाइजेशन होता है, लेकिन ध्यान रखना, दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, SN1 रिएक्शन में पार्शियल रेसमाइजेशन होती है। क्या होती है, पार्शियल रेसमाइजेशन, क्योंकि कहीं ना कहीं आपको बता दूं SN1 रिएक्शन के अंदर लिवो प्रोडक्ट मेजर होता है और डेक्स्ट्रो प्रोडक्ट माइनर होता है, तो ये बनता है कई बार 70-30, किस रेशो बनता है, 70:30 में। इसका मतलब ध्यान रखेंगे इन SN1 रिएक्शन कंप्लीट रेसमाइजेशन डज नॉट टेक प्लेस, क्योंकि कंप्लीट रेसमाइजेशन में 50% डेक्स्ट्रो होता है, 50% लिवो। इसका मतलब है इनकमिंग न्यूक्लियोफाइल ने जिस तरीके से फ्रंट साइड से अटैक किया उसने ही अच्छे तरीके से बैक साइड से अटैक किया, तब तो बनता 50-50। लेकिन SN1 रिएक्शन के अंदर बैक साइड प्रोडक्ट मेजर प्रोडक्ट होता है। बैक साइड प्रोडक्ट क्या होता है, मेजर प्रोडक्ट होता है, क्योंकि इसमें बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले होता है थोड़ा स्टीरिक एंट्रेंस का कहीं ना कहीं, क्योंकि जब Cl नेगेटिव यहां से हट रहा होता है ना तो कार्बोकटायन बन रहा होता है, ठीक है, तो Cl नेगेटिव हटेगा तो कहीं ना कहीं जब OH नेगेटिव फ्रंट साइड से आएगा तो नेगेटिव को रिपेल करता है, तो इससे पहले कार्बोकटायन पे बैक साइड से अटैक हो जाता है। तो दैट्स व्हाई लिवो प्रोडक्ट, बैक साइड प्रोडक्ट इज द मेजर प्रोडक्ट इन SN1 रिएक्शन। ये बात ध्यान रखना मेरी, बैक साइड प्रोडक्ट इज द मेजर प्रोडक्ट इन द SN1 reaction, so there is no complete racemization, there is partial racemization in SN1 reaction। और ये क्वेश्चन नीट ने पूछा है, देखो कितना आसान क्वेश्चन है कि SN1 पूछा था कि SN1 रिएक्शन में पार्शियल रेसमाइजेशन होता है तो कौन सा प्रोडक्ट मेजर होता है, लिवो प्रोडक्ट मेजर होता है, तो 70-30 के रेशो में बनेगा। क्या बनेगा, 70-30 के रेशो में। तो किसी भी कंपाउंड के एक ऑप्टिकली एक्टिव आइसोमर से, भाई डेक्स्ट्रो अपने आप में क्या है, ऑप्टिकली एक्टिव, एक ऑप्टिकली एक्टिव आइसोमर से मिक्सचर ऑफ आइसोमर्स का बनना, डेक्स्ट्रो और लिवो का बनना, मतलब अगर R है तो R से R+S का बनना, और S है उससे भी R+S का बनना रेसमाइजेशन कहलाता है। पतला पड़ की बात, भाई अगर डेक्स्ट्रो है तो उससे D+L का बनना,
और एल है तो भी डी प्लस एल का बनना, मतलब किसी डेक्स्ट्रो अपने आप में ऑप्टिकली एक्टिव है, लीवो अपने आप में ऑप्टिकली एक्टिव है, तो किसी भी कंपाउंड के एक ऑप्टिकली एक्टिव आइसोमर से रेसिन मिक्सचर का बनना, दिस इज कॉल्ड रेसमाइजेशन। ठीक है, उस पर टर्म को ध्यान रखना। एंड रेसमाइजेशन इज द फिनोमेनन इट टेक प्लेस इन SN1 reaction but there is partial resomization because backside product is the major product। ठीक है, तो आपको मैंने बहुत सारी बातें इसमें क्लियर कर दी। और इन्वर्जन स्पेशली होता है SN2 के अंदर। इन्वर्जन क्या होता है स्पेशली SN2 रिएक्शन के अंदर होता है। आपको जैसे कि बहुत अच्छा एग्जांपल से रिलेट करूंगा और फिर मैं खत्म करता हूं। जैसे फॉर एग्जांपल मेरे पास है यहाँ पर CH3, यहाँ पर C2H5, यहाँ पे क्लोरो है, यहाँ पे हाइड्रोजन है। ठीक है, और यहां पर मैंने डाल दिया सोडियम साइनाइड इन प्रेजेंस ऑफ DMF। बताओ कौन सी रिएक्शन है, कोई पूछ लेता हो, प्रोडक्ट क्या बनेगा। पहले तो आपको बता दूं फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन, यहां से इस क्वेश्चन के थ्रू है ना, मैंने एक नीट का क्वेश्चन लिया है, जेईई मेंस का क्वेश्चन भी आया हुआ है, और यहां से मैंने एक बहुत ब्यूटीफुल कॉन्सेप्ट बताना चाह रहा हूं आपसे। ठीक है, थोड़ा ध्यान से सुनिए। ठीक है, यहां पर ये कार्बन कायरल है 2 क्लोरोब्यूटेन, यहाँ पे मैंने NaCN डाला है, तो यहाँ पे सोडियम साइनाइड में Cn नेगेटिव क्लोरीन को रिप्लेस करेगा। लेकिन यहाँ पर आप सोलवेंट देख पा रहे हो DMF, DMF की फुल फॉर्म होती है डाई मिथाइल फॉर्मामाइड, एंड दिस इज एप्रोप्टिक सोलवेंट। मेरे दोस्तों एप्रोप्टिक सोलवेंट है, और मैं SN1 SN2 E1, जैसे याद आ गया मेरे को, SN1 SN2 E1 E2 के ऊपर मैं बहुत ही स्पेशल क्लास बनाऊंगा, और वो क्लास आपको किसी भी YouTube चैनल पे मिल जाए तो मुझे बता देना, क्योंकि उसमें मैं बहुत सारी बुक्स को पढ़ूंगा BSc केमिस्ट्री लेवल तक की, और फिर आपके सामने ओवरऑल निचोड़ लेकर आऊंगा। कहीं भी जेईई मेंस का नीट का क्वेश्चन आपका बचेगा नहीं फिर भी। ठीक है, तो NaCN के अंदर डाई मिथाइल फॉर्मामाइड, दिस इज एप्रोप्टिक सोलवेंट। प्रोटिक सोलवेंट हो ना, जैसे प्रोटिक सोलवेंट क्या होते हैं, जो देखो जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग करने की कैपेसिटी रखते हैं उनको बोलते हैं प्रोटिक सोलवेंट, जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग करने की कैपेसिटी नहीं रखते उनको बोलते हैं एप्रोप्टिक सोलवेंट। मतलब किसी सोलवेंट के अंदर डाइपोल मूवमेंट भी है और जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग भी कर सकता है उसको बोलते हैं प्रोटिक सोलवेंट। जैसे वाटर, अल्कोहल, मिथेनॉल हो, इथेनॉल हो, इनको बोलते हैं प्रोटिक सोलवेंट। और प्रोटिक सोलवेंट की प्रेजेंस में SN1 रिएक्शन फेवर होती है, क्योंकि SN1 रिएक्शन में कार्बोकटाइन बनता है कहीं ना कहीं, और कार्बोकटाइन को ना जो प्रोटिक सोलवेंट होते हैं वो स्टेबलाइज करते हैं बाय आयन डाइपोल मूवमेंट, क्योंकि आयन क्या होता है कार्बोकटाइन, और डाइपोल किसका बनता है प्रोटिक सोलवेंट का, तो आयन डाइपोल इंटरेक्शन की वजह से कार्बोकटाइन स्टेबलाइज हो जाता है। तो SN1 रिएक्शन टेक प्लेस इन प्रोटिक सोलवेंट, बट SN2 रिएक्शन में स्पेशली मेंशन होगा, आपको सोलवेंट से पता चल जाएगा रिएक्शन कौन सी है, SN2 है, क्योंकि मोस्टली बच्चे यहां पर पूछ लिया जाए इसका मिक्सचर प्रोडक्ट बना के आ जाएंगे, एक में डेक्स्ट्रो प्लस लीवो। अगर इसको डेक्स्ट्रो मान लिया तो आप डेक्स्ट्रो और लीवो बना के आओगे, लेकिन वो बनेंगे नहीं। या तो आप इसके 4 प्रोडक्ट बना सकते हो, या तो केवल रिटेंशन, या रिटेंशन प्लस इन्वर्जन, या फिर केवल इन्वर्जन, या फिर या प्रोडक्ट आप अज्यूम ना कर पाओ। देखो क्या बनेगा इसमें, डाइमिथाइल फॉर्मामाइड एप्रोप्टिक सोलवेंट, और एप्रोप्टिक सोलवेंट में केवल SN2 रिएक्शन होती है। सो इट विल टेक प्लेस ओनली एंड ओनली बाय इन्वर्जन। तो इन्वर्जन ऑफ कॉन्फिगरेशन को एक साइंटिस्ट ने इन्वेंट किया था वाल्डन ने, उसको वाल्डन्स इन्वर्जन कहते हैं। क्या बोलते हैं, वाल्डन्स इन्वर्जन। सो दैट्स व्हाई दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर द एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। सो इसमें क्लोरीन अगर इस साइड से हटेगा तो साइनाइड अपोजिट साइड से आएगा, तो इस कार्बन के अंदर कंपाउंड क्या बनेगा, Cl इस साइड है तो साइनाइड यहां से अटैच होगा और ये कॉन्फिगरेशन बनेगी। क्योंकि अगर ये डेक्स्ट्रो है तो ये लीवो आएगा, अगर ये R है तो ये S आएगा। दिस इज द वेरी ब्यूटीफुल। तो सोलवेंट को देखकर आप पता लगा सकते हो कि केवल इन्वर्जन होगा या रेसिन मिक्सचर बनेगा। ठीक है, प्रोटिक सोलवेंट हो तो SN1, एप्रोटिक सोलवेंट हो तो SN2। और एप्रोटिक सोलवेंट के एक एग्जांपल और दे दूं मैं, डाइमिथाइल फॉर्मामाइड, डाइमिथाइल सल्फोक्साइड DMSO, और एक बहुत इंपॉर्टेंट एसीटोन। कौन सा, एसीटोन। ये क्वेश्चन देख लेना, आपके एग्जाम में आए हुए मिलेंगे, आपको डिस्कस भी करूंगा आपसे। ठीक है, तो दिस इज ऑल अबाउट द सम इंपॉर्टेंट टर्म्स ऑफ द किसकी, आइसोमेरिज्म की। और उसके बाद हम डिस्कस करेंगे आगे जो बच गए हमारे, सिस्ट्रॉन्स निकालना, EZ नोमेनक्लेचर निकालना, RS नोमेनक्लेचर निकालना, और जो इंपॉर्टेंट टर्म्स थी मैंने सारी डिस्कस करी थी। आपको रिटेंशन, इन्वर्जन क्या होता है, रेसमाइजेशन क्या होता है, इनको इस लेक्चर को बहुत ही यूजफुल लेक्चर समझ के आपको याद रखना है। तो दिस इज ऑल अबाउट द सम इंपॉर्टेंट टर्म्स। ठीक है, तो आगे मिलते हैं इस लेक्चर में, बाकी जो चीजें बच गई उन्हीं को लेकर आएंगे। इस लेक्चर के बारे में रिव्यू जरूर दें, लेक्चर लेंथी जरूर है लेकिन उसको पार्ट्स में देख लें, जरूर देखें। थैंक यू सो मच फॉर द पेशेंट लिसनिंग, और मिलते हैं।